दोस्तों, क्या होता है जब कश्मीर का दर्दनाक इतिहास किसी सुपरनेचुरल थ्रिलर में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत एक मैजिक शो से होती है, जहां पर जादूगर भीड़ में खड़े लोगों से कहता है, कोई इस बक्से में जाकर जादू का हिस्सा बनना चाहेगा। तभी छोटा बच्चा, जिसका नाम शोएब होता है, पीछे देखता है, जहां पर एक आदमी उसे इशारा करता है। इसके बाद शोएब राजी हो जाता है। अब हमें शोएब के लापता होने की तस्वीर दीवारों पर दिखाई पड़ती है। दरअसल शोएब अंसारी बारामूला के एक्स एमएलए का बेटा होता है। फिर बारामूला में शोएब को ढूंढने के लिए डीएसपी रिजवान सैयद आता है। रिजवान अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था और उसे एक पुराना डरावना घर अलॉट हुआ था। जब वो लोग घर में जाते हैं, रिजवान की बेटी को ये घर बहुत अजीब लगता है। फिर हम देखते हैं कांस्टेबल सैयद अपनी बीवी को इकबाल नाम के एक नौकर से मिलवाते हुए कहता है, ये आपका सब काम करेगा, लेकिन इशारों से बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बोल नहीं सकता। इसके बाद सैयद थाने आकर इंचार्ज ले लेता है और उस जादूगर के पास जाता है जिसने शोएब को गायब किया था। जादूगर ठंड से कांप रहा था। रिजवान उससे पूछता है, आखिर तुमने शोएब को कैसे गायब किया, और वही प्रक्रिया फिर से करने को कहता है। तभी चाय लेकर एक छोटा बच्चा आता है। फिर जादूगर उस बच्चे को अपने बक्से में छिपाकर बक्सा बंद कर देता है और जब बक्सा खोलता है, वो बच्चा गायब। दरअसल बक्से के पीछे एक खाली चैम्बर होता है जिसमें बच्चे जाकर छिप जाते हैं। फिर रिजवान कांस्टेबल को शोएब का बाल दिखाता है और कहता है, ये काम जादूगर का नहीं है क्योंकि चलते शो में वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब सैयद पूरा मामला समझ चुका था। वो जादूगर को जाने देता है, लेकिन रिजवान को एक बात खटकती है। अंसारी एक्स एमएलए था, उसके हजारों दुश्मन हो सकते हैं। अगले सीन में हम खालिद नाम के लड़के को देखते हैं जो दाढ़ी बनवा रहा होता है। तभी उससे मिलने जुनैद नाम का एक लड़का आता है। उनकी बातों से लगता है ये लोग बच्चों को किडनैप करने का काम करते हैं और ये सब किसी भाईजान के कहने पर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सैयद का बेटा खेल रहा होता है। तभी उसे एक खोखला बॉक्स दिखाई पड़ता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है, अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं। अयान उन सेल्स से खेलने लगता है। तभी उसे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। वो डर के भाग जाता है। रात में जब रिजवान की फैमिली खाना खा रही होती है तो नूरी, जो सैयद की बेटी होती है, कहती है, ये जगह बेकार है, यहाँ एक वाईफाई लगवा दो और मेरे कमरे के पास किसी कुत्ते की स्मेल आती है। रिजवान कहता है, नई जगह है ना, इसलिए लग रहा है, वैसे भी यहाँ कोई कुत्ता नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नूरी वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर रिजवान गुलनार से बात कर रहा होता है। वो कहती है, नूरी किसी बात के कारण सैयद से ज्यादा बात नहीं करती। अगले दिन जब नूरी स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है, वो देखती है कि उनका नौकर इकबाल खाना लेकर एक कमरे में जा रहा है। इस पर नूरी को थोड़ा अजीब लगता है। वो चेक करने आती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इधर गुलनार के कमरे में उसकी इत्र की शीशी गिरी मिलती है, जिससे उसे कुछ अजीब लगता है। और बाहर जब नूरी निकलती है तो देखती है कि उसके घर की दीवार पर किसी ने काफिर लिख दिया है, क्योंकि पूरे बारामूला में पुलिस वालों को काफिर समझा जाता है। इसके बाद सैयद शोएब के पिता से मिलने आता है और पूछताछ करने लगता है, कहीं आपको किसी पर शक तो नहीं है। लेकिन उसे किसी पर शक नहीं होता। वो रिजवान से गुस्से में कहता है, किसी भी तरह शोएब को ढूंढ के लाओ। जब रिजवान जा रहा होता है तो उसकी नजर अंसारी की बीवी पर पड़ती है, जो दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। इधर हम जुनैद और खालिद को देखते हैं। फोन पर कोई उन्हें कोड भाषा में कह रहा था, अगली खेती के लिए तैयारी रखो, हमें आजादी चाहिए। अगली सुबह बारामूला के एक इलाके में बच्चे हमारे जवानों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। तभी एक मुंह बांधे जवान आता है और एक बच्चे को पकड़ लेता है। उसका भाई पुलिस वाले पर पत्थर फेंक कर भाग जाता है। वो छोटा लड़का भागते भागते नदी पर बने ब्रिज तक पहुंचता है, जहां उसे वैसा ही फूल दिखता है जैसा शोएब के गायब होने से पहले दिखा था। रात में जब सैयद घर लौटता है तो देखता है किसी ने उसके घर की दीवार पर फिर से काफिर लिख दिया है। अगले दिन सैयद शोएब के स्कूल में पूछताछ करने आता है। वो उसके दोस्तों से पूछता है, शोएब कैसा लड़का था? दोस्त कहते हैं, वो तो अच्छा था, लेकिन वो उस्मान को गंदी गंदी गालियां देने लगा था, उसे काफिर कहता था और अभी अभी उसका एक नया दोस्त बना था, पर उसने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। ये सुनकर सैयद थोड़ा हैरान होता है। फिर वो शोएब की क्लास टीचर जैनब से मिलता है। वो कहती है, शोएब बहुत होनहार लड़का था, हर चीज में आगे, और उसके पिता इस स्कूल के ट्रस्टी थे। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सैयद नूरी को देखता है और आवाज लगाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और अपने दोस्तों से कहती है, मैं इन्हें नहीं जानती। रात में जब नूरी फोन चला रही होती है तो देखती है स्कूल के सारे बच्चों ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। तभी उसे एक नई रिक्वेस्ट आती है। वो फोटो देखती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दरअसल वो रिक्वेस्ट खालिद की होती है। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी नूरी को फिर से कुत्ते की स्मेल आने लगती है। वो देखती है इकबाल ने सामने वाले कमरे का दरवाजा खोला था, यही से वो स्मेल आई थी। ये देखकर नूरी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, सामने के कमरे में कुछ तो है, वरना इकबाल हर रोज उस कमरे में खाना लेकर क्यों जाता है। वो ये बात अपनी माँ गुलनार को बताती है, पर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात में जब अयान सो रहा होता है, उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसी कमरे तक पहुंचता है जहां नौकर खाना लेकर आया करता था। अयान देखता है सामने एक बच्चे की परछाई खड़ी है। वो डरता नहीं, बल्कि अपने सारे कंचे फेंक कर कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब अयान उस बच्चे की परछाई के साथ हर रोज खेलने लगता है। उधर दूसरी तरफ वही लड़का जिसे वो फूल दिखा था, वो अपने माता पिता के साथ मछली पकड़ रहा होता है। तभी
उसे धुंध में किसी की बुलाने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी नाव लेकर उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल अचानक वो बच्चा चलती नाव से गायब हो जाता है। नाव पर सिर्फ उसके बाल पड़े होते हैं। सब हैरान हो जाते हैं, आखिर वो बच्चा चलती नाव से कहाँ गया। फिर वहाँ डीएसपी रिजवान आता है। वो भी ये घटना देखकर हैरान रह जाता है। आखिर बारामूला में बच्चों को किडनैप कौन कर रहा है। अगले सीन में एक आदमी आता है, उसका नाम अफजल है। वो जुनैद से कहता है मुझे भाईजान ने भेजा है, और उसे एक पैकेट पकड़ाता है। तभी जुनैद का पड़ोसी दरवाजा पीटकर उसे बुलाने लगता है। उसे शक हो जाता है कुछ गड़बड़ है। वो अपना सामान जलाने लगता है और फिर बंदूक से शूट करता है। उसका पड़ोसी वहीं मारा जाता है। इसके बाद पुलिस हमला कर देती है। दरअसल वो पड़ोसी पुलिस वालों का खबरी था और उसी ने ये सब खबर पुलिस को दी थी। फायरिंग में अफजल मारा जाता है, लेकिन जुनैद बचकर भाग जाता है। पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, जहां उन्हें आधी जली हुई पेन ड्राइव मिलती है। अब जुनैद भागकर खालिद के पास आता है। उनका लीडर कहता है पुलिस चौकन्नी हो गई है, लेकिन उस डीएसपी रिजवान से बचकर रहना। इधर हम देखते हैं नूरी खालिद से बात कर रही होती है। वो उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और वो मान जाती है। तभी उसे फिर से वही कुत्ते की स्मेल आती है। वो कमरे की तरफ बढ़ती है। अंदर पहुंचकर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसके ऊपर कुत्ते की लार लगी होती है। तभी सीन कट होता है और अगले सीन में हम गुलनार को देखते हैं, जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसे अलमारी से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। जब वो अलमारी को खोल के देखती है तो वो इत्र की शीशी थी, और तभी वो देखती है कि उसके पीछे नूरी खड़ी थी, जिसे पैनिक अटैक आया था। गुलनार तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाती है और सैयद उसे इंजेक्शन देकर शांत करता है। फिर सैयद यह देखने जाता है कि आखिर नूरी को किस चीज से पैनिक हुआ था। तभी उसे वही लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, जिसके ऊपर कुत्ते का लार लगा होता है। जब वो उसे उठाकर सूंघता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसी वजह से नूरी को अटैक आया था। अब अगले दिन सैयद उस पेन ड्राइव के फाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिसमें जुनैद और उसके लीडर की बातचीत हुई थी। वो लीडर जुनैद को एक कोड बताता है, जिसे सैयद सॉल्व करता है तो उसे पता चलता है कि वो कोड उसी स्कूल के बारे में है जहां से बच्चे गायब हो रहे थे। ये देखकर सैयद थोड़ा चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ जब नूरी खालिद से मिलकर घर आती है तो थोड़ा टेंशन में लग रही थी। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और खालिद को मैसेज करके कहती है हमने वो वीडियो बनाकर सही तो किया है। इसी बीच नूरी को दोबारा कुत्ते की स्मेल आती है। वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके चेक करने फिर से उसी रूम में जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो उसे एक बेसमेंट दिखता है और वहाँ वही सफेद फूल दिखता है जो शोएब के गायब होने से पहले दिखा था। तभी एक कुत्ते की परछाई नूरी की तरफ आने लगती है। वो जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वो उसे अपने तरफ खींच लेता है। जब गुलनार नूरी को उसके कमरे में ढूंढने जाती है तो वो उसे वहाँ दिखाई नहीं देती, और तभी गुलनार उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ उसे नूरी के बाल मिलते हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गुलनार तुरंत सैयद को घर बुलाती है। जब वो घर पहुंचकर ये सब देखता है तो वो भी डर जाता है कि आखिर नूरी कैसे गायब हो गई। जिसके बाद रिजवान सभी पुलिस वालों को तैनात कर देता है। किडनैपर बच के नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ इकबाल आता है और बताता है कि उसने नूरी को सुबह स्कूल के टाइम पर किसी लड़के के साथ देखा था। रिजवान इकबाल से उस लड़के के बारे में पूछता है तो वो उसका हुलिया बताने लगता है। सैयद स्केच आर्टिस्ट से उसका हुलिया बनवाने लगता है। वहीं सैयद से मिलने नूरी की क्लास टीचर आती है और पूछती है नूरी स्कूल क्यों नहीं आई। सैयद झूठ बोलते हुए कहता है उसे बुखार है, ठीक होते ही वो स्कूल जाएगी। जाते जाते टीचर सैयद से कहती है अगर आपको कुछ पूछना हो तो स्कूल मत आना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद आ जाऊंगी, क्योंकि वहाँ के लोग पुलिस वालों को देखकर भड़क जाते हैं। तभी सैयद खालिद का फोटो टीचर जैनब को दिखाकर पूछता है क्या आप इसे जानती हैं, लेकिन टीचर सीधे मना कर देती है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट होता है। जब रिजवान उस फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि उसने इसे MLA अंसारी के घर पर देखा था। इसके बाद वो MLA की बीवी को अकेले में मिलने बुलाता है और कहता है मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा। फिर सैयद उसे खालिद का फोटो दिखाता है, जिस पर शोएब की माँ रिजवान को बताती है इसका नाम खालिद है, ये बच्चों को इस्लाम धर्म के बारे में बताता था, ये शोएब का अच्छा दोस्त था। एक दिन शोएब अचानक कहने लगा कि वो काफिरों को नहीं छोड़ेगा। तब मुझे समझ आ गया कि खालिद ने उसका ब्रेन वॉश किया है। मैंने उसे बाहर निकलने से मना किया, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। ये सब सुनने के बाद सैयद अपनी टीम के साथ खालिद के घर पहुंचता है, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका था। उसे वहां एक फोन मिलता है। जब वो फोन चालू करता है तो उसमें नूरी की वीडियो चलती है जो कहती है मेरे पापा गद्दार हैं जो हिंदुस्तानियों की बात मानते हैं, मुझे उनसे आजादी चाहिए। ये देखकर सैयद समझ जाता है कि उसकी बेटी का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। इधर गुलनार सीढ़ी के पास बैठी थी। तभी उसे घर के अंदर से गाने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखती है तो सीढ़ी पर एक साया दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो साया ऊपर जाने लगता है। गुलनार उसका पीछा करती है। फिर वो नूरी का फोन ट्राई करती है। तभी उसे नूरी के फोन की रिंग एक कमरे में बजती हुई सुनाई देती है। जब वो उस कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ एक शिवलिंग और दीवार पर भगवान की फोटो टंगी है। ये देखकर गुलनार के होश उड़ जाते हैं। जब शाम में सैयद घर आता है तो गुलनार उसे उस कमरे के मंदिर के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि गुलनार बेटी के जाने की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठी है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दरअसल कुछ दिनों
पहले नूरी के स्कूल में आतंकियों ने हमला किया था और उनसे लड़ते हुए सैयद ने एक बच्चे को गलती से मार दिया था। नूरी ने ये सब देखा था और तभी से वो अपने पापा से नफरत करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनैद को फिर से उसके लीडर का फोन आता है। वो कहता है, अभी तक एक भी फसल नहीं मिली, लेकिन मैंने एक फसल ढूंढ ली है, उसे मुझ तक पहुंचा दो। फिर वो जुनैद को एक फोटो भेजता है, जिसे देखकर जुनैद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो फोटो जुनैद के भतीजे की होती है। लेकिन मकसद के लिए वो मान जाता है। अगले दिन जुनैद अपने भतीजे को अपने लीडर तक पहुंचाने के लिए ले जाने लगता है। इधर इकबाल का पीछा करते हुए गुलनार यह देखने आती है कि आखिर वो हर रोज कहां और किसके लिए खाना ले जाता है। तभी हम देखते हैं वहां की लाइट जलने और बुझने लगती है और प्लेट से खाना गायब था। ये देखकर गुलनार हैरान थी और इकबाल डरा हुआ। फिर इकबाल इशारे से गुलनार को बताता है, जिस दिन मैं यहाँ खाना लेकर नहीं आता उस रात मुझे नींद नहीं आती। और अगले ही पल इकबाल के अंदर एक आत्मा प्रवेश करती है। वो कहती है, मासूम लोगों के दिमाग में जहर घोला गया और हम लोगों की जान चली गई। गुलनार अपनी बेटी का पता पूछती है, जिसके बाद वो आत्मा इकबाल के शरीर से निकलकर गुलनार के शरीर में प्रवेश करती है और उसे एक अजीब सी दुनिया में ले जाती है। वहाँ गुलनार देखती है वो सारे बच्चे हैं जो किडनैप हुए थे और वहाँ नूरी भी मौजूद है। लेकिन गुलनार समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी गुलनार होश में आ जाती है और इकबाल उसे कमरे से बाहर ले आता है। उधर पुलिस वालों ने खालिद को पकड़ लिया था। वो उसे टॉर्चर करके उसके प्लान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन खालिद कुछ नहीं बताता। तभी सैयद खुद उसे टॉर्चर करने आता है और धमकी देता है, अगर नहीं बताया तो जान ले लूंगा। तब खालिद सब कुछ बताने लगता है। हम स्कूल के छोटे बच्चों को टारगेट बनाते हैं, उन्हें बॉर्डर पार कराते हैं, क्योंकि बचपन में ही ब्रेन वॉश करने से ये बच्चे अच्छे आतंकवादी बनते हैं। ये सब लीडर ही चुनते हैं। वो उन्हें फसल बुलाते हैं। जब सैयद खालिद से पूछता है, किडनैप हुए बच्चे कहाँ हैं? तो खालिद कहता है, हमने आज तक किसी भी बच्चे को किडनैप नहीं किया, क्योंकि हमसे पहले ही कोई उन्हें किडनैप कर ले जाता था। ये सुनकर सैयद हैरान रह जाता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, सर गुलनार आपसे मिलने आई है। गुलनार सैयद से कहती है, कोई साया जो बच्चों को किडनैप कर रहा है, लेकिन सैयद उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और जाने लगता है। तभी गुलनार कहती है, नूरी जिंदा है और मुझे ये भी पता है कि अगला टारगेट यासिर नाम का बच्चा है। ये सुनते ही सैयद तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर जुनैद इस आदमी को अपना भतीजा सौंप दिया था, जो उसे उस लीडर तक पहुंचा सके। थोड़ी दूर जाते ही सैयद उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद यासिर उसका गन लेकर वहां से निकल जाता है। सैयद उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचता है। सैयद उसे यकीन दिलाता है कि वो कुछ नहीं करेगा। तभी एक साया आता है और वो यासिर को पकड़कर पेड़ के अंदर ले जाता है। ये देखकर सैयद के होश उड़ जाते हैं। फिर उसे गुलनार की बातों पर यकीन हो जाता है। इधर जुनैद देखता है कि उसका साथी मरा पड़ा है, तो वो अपने लीडर को फोन करके कहता है, पुलिस वाले ने सब काम खराब कर दिया है। जिस पर उसका लीडर जुनैद को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। फिर हम सैयद, गुलनार और इकबाल को देखते हैं, जो उस आत्मा के लिए खाना लाए होते हैं। तभी फिर से लाइट जलने बुझने लगती है और जब वो देखते हैं तो वो आत्मा खाना खा लेती है। तभी एकदम से वहाँ आयान आता है, जिसके अंदर एक आत्मा होती है। गुलनार उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम इला सफरू बताती है। जब वो पूछती है कि यहाँ कौन कौन रहता है, तो वो बताती है, मेरे मम्मी पापा और शेरू यानी हमारा कुत्ता। फिर गुलनार पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? जिस पर इला कहती है, धोखा। ये कहकर वो अपना माथा खुजलाने लगती है, जिससे माथे से खून तक आने लगता है। तभी वहाँ बेल बजती है और आयान बेहोश हो जाता है और इला निकल जाती है। और तभी वहाँ टीचर जैनब आती है और सैयद को दिखाती है कि उसे धमकी भरे लेटर मिल रहे हैं, जिस पर लिखा था, हिंदुस्तान की मदद करने वालों की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तभी वहाँ उसका कांस्टेबल भी आ जाता है, क्योंकि सैयद का फोन ऑफ आ रहा था। इसके बाद सैयद के घर पर हमला हो जाता है। काफी लोग सैयद को मारने आए थे, जो कि जुनैद ने उन्हें भेजा था। सैयद किसी तरह अपनी फैमिली को बचाते हुए ऊपर के रूम में भेजने लगता है। अब कांस्टेबल और सैयद मिलकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा थे जो सैयद के घर तक आ पहुंचे थे। इसी दौरान गुलनार के पैरों में गोली लग जाती है। ये देखकर सैयद घर की लाइट उड़ा देता है। इधर आतंकी अब उसके घर में घुस आए थे। फिर सैयद उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी उसके सामने एक बम गिरता है, जिससे सैयद दूर जाकर गिरता है और उसे वहाँ पास्ट का सीन दिखता है। यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित का परिवार रहता था, जिसे यहाँ के लोगों ने घेर लिया था। उन्होंने नारा दिया, या तो धर्म बदलो या तो यहाँ से निकलो। इसी दौरान उस आदमी का बेटा भी गायब हो चुका था, जो लौटकर नहीं आया। जब लोग घर में घुसने लगे तो इला की दोस्त, जो यहाँ खेलने आया करती थी, उसकी जान बचाने के लिए घर भेज दिया गया था और ये लोग छुप गए। तभी घर में कुछ आतंकी घुसकर इला के पिता को मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया था। फिर वो लोग घर में घुसकर इला और उसकी माँ को खोजने लगे, लेकिन वो नहीं मिले। तभी इला की दोस्त उसे आवाज लगाते हुए आती है। आवाज सुनकर इला की माँ को लगा कि बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद उस बच्ची ने उनका पता बता दिया। इसके बाद उन आतंकियों ने इला और
उसकी माँ को मार डाला और जब कुत्ता आया तो उन्होंने उसे भी मार दिया था। इसीलिए उनकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। अब कहानी हमें प्रेजेंट में ले आती है, जहाँ पर जुनैद सैयद को मार रहा होता है। तभी गुलनार के अंदर इला की माँ की आत्मा आ जाती है और वो आतंकियों को मारने लगती है। फिर वो सभी मिलकर सारे आतंकियों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पुलिस की टीम आ जाती है और जुनैद जैनब के ऊपर बंदूक तानकर बाहर आता है और पुलिस वालों से कहता है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तभी गुलनार दूर से जैनब को शूट कर देती है, जिसके अंदर इला की माँ की आत्मा थी और वो तुरंत गुलनार के शरीर को छोड़कर चली जाती है। फिर सैयद जुनैद को भी गोलियों से छलनी कर देता है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन सैयद को ये समझ नहीं आता कि आत्मा ने जैनब को क्यों मारा। तभी सैयद जुनैद का फोन उठाता है और कॉल किए गए डायल पर कॉल लगाता है, जिससे जैनब का फोन बजने लगता है। जब वो फोन उठाता है तो उस पर लिखा था भाईजान, यानी दोनों भाई बहन थे। असल में सब जैनब का रचा हुआ खेल था। पहले वो सैयद के घर गई। जब वहाँ उसे पुलिस नहीं दिखी तो उसने जुनैद को मैसेज करके सैयद और उसकी फैमिली को मारने के लिए बुला लिया। तभी सैयद को जुनैद के माथे पर वैसा ही निशान दिखा जैसा इला की दोस्त के माथे पर था, और यही निशान इला ने आयान के माथे पर भी बनाया था। और इसी वजह से इला और उसकी माँ मारी गई थी। अपना बदला लेने के लिए इला के पूरे परिवार की आत्मा अभी तक भटक रही थी। इसके बाद सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर मिल जाते हैं और सब सही सलामत थे। ये आत्माएं उन्हीं बच्चों को उठाती थीं जिन्हें लीडर किडनैप करने को कहता था। अब हम देखते हैं इला और उसकी फैमिली को मुक्ति मिल जाती है। फिर हमें मुंबई का 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं आयान उन कौड़ियों को एक आदमी को देता है। उसे देखकर वो आदमी रोने लगता है। फिर हमें अंत में पता चलता है कि वो आदमी इला का भाई है, जिसे इला और उसकी फैमिली के लोग मरा हुआ समझ रहे थे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।